हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसका अभी आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। अब यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए जो उन्होंने लाए हैं हमारी कंट्री में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहले ट्रेडिशनली कैसा था, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने देखा धीरे धीरे बिजनेसेस ग्रो होने लगे हमारी कंट्री में। ठीक है, पहले काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थी, रॉ मटेरियल नहीं था, मार्केटिंग प्रॉब्लम्स होती थी, पैसे नहीं थे लोगों के पास, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स पहले आती थी। फिर क्या होने लगा, धीरे धीरे गवर्नमेंट नई नई चीज़ें करने लगी, सपोर्ट करने लगी ताकि बिजनेस में क्या हो, कंट्री में क्या हो, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो, नए नए बिजनेसेस ओपन हो एंड उसके ज़रिए लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती रहे। तो अब यहाँ पे वैसे ही कुछ इनिशिएटिव्स हमें पढ़ने हैं गवर्नमेंट के। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है, एक तो स्टार्टअप इंडिया, दूसरा स्टैंड अप इंडिया एंड उसके बाद थर्ड हम पढ़ने वाले हैं एग्रो टूरिज़्म। तो यहाँ पे अब ये जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है तो उसका मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट हेल्प करती है। अगर किसी पर्सन की इच्छा है बिजनेस करने की लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, सपोर्ट करती है, हेल्प करती है, फंडिंग प्रोवाइड करती है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो वो अलग अलग स्कीम में अलग अलग कंडीशंस दिए हुए रहते हैं, जो सेटिस्फाई होती है तो गवर्नमेंट हेल्प करती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें पढ़ना है स्टार्टअप इंडिया के बारे में कि स्टार्टअप इंडिया में क्या बताया गया है। अब यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली है तो हम पढ़ते जाते हैं एंड समझते जाते हैं। तो स्टार्टअप इज़ डिफाइंड एज एन एंटिटी हैविंग इट्स हेडक्वार्टर इन इंडिया। देखिए स्टार्टअप से क्या कहा गया है, एंटिटी हैविंग इट्स हेडक्वार्टर्स इन इंडिया। सबसे पहली कंडीशन, हेडक्वार्टर मतलब हेड ऑफिस। कोई भी बिज़नेस चल रहा है, मान लो अलग अलग कंट्रीज़ में है बिज़नेस, ठीक है, लेकिन उसका हेड ऑफिस कहाँ होना चाहिए, इन इंडिया। ब्रांचेस भले ही कहीं पे भी हो, कोई भी कंट्री में हो चलेगा, हेड ऑफिस इन इंडिया विच वॉज ओपन लेस देन 10 years ago। देखिए ये दूसरी चीज़ आ गई। अब वो बिज़नेस कैसा होना चाहिए, 10 साल से कम में स्टार्ट हुआ होना चाहिए। बिजनेस स्टार्ट होकर 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो नहीं चलेगा। एंड हैज़ एन एनुअल टर्नओवर ऑफ लेस देन 100 crores। एंड जिनका एनुअल टर्नओवर, जिस बिजनेस का एनुअल ईयरली टर्नओवर मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज सेल होता है वो टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर लेस देन 100 crores है, 100 करोड़ है या उससे कम है। 3 कंडीशन हो गई। देखिए हेडक्वार्टर इंडिया में होना चाहिए, दूसरा 10 साल से कम में वो बिज़नेस स्टार्ट हुआ होना चाहिए, बिज़नेस को 10 साल से ज़्यादा नहीं हुए होने चाहिए, एंड थर्ड एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ या उससे कम होना चाहिए। तो क्या होगा, तो आप इस स्कीम के अंदर बेनिफिट ले सकते हो। Now under this initiative the government has already launched I-Made program to help in the Indian entrepreneurs to build 10 lakh मोबाइल ऐप स्टार्टअप्स। ये गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम बनाया जिसके ज़रिए 10 लाख मोबाइल ऐप स्टार्टअप्स किए गए। नाउ द मुद्रा बैंक स्कीम, देखिए द मुद्रा बैंक स्कीम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसे कहा जाता है, इज़ एन इनिशिएटिव बाय इंडियन गवर्नमेंट विच एम्स टू प्रोवाइड माइक्रो फाइनेंस, लो इंटरेस्ट रेट लोन्स टू एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। देखिए अब इस स्कीम में क्या किया गवर्नमेंट ने, मुद्रा बैंक स्कीम बनाई जिनके अंडर जिसने भी ये कंडीशन सेटिस्फाई की हो उसको क्या मिलेगा, माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट की लोन मिलेगी, लो इंटरेस्ट रेट लोन मिलेगी, इंटरेस्ट रेट कम हो वैसे भी लोन मिलेगी। ठीक है, किसको आगे लाने के लिए, लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वैसे बिजनेसमैन को आगे लाने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए। नाउ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज़ टू मेक इंडिया अ नेशन ऑफ जॉब क्रिएटर्स इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर्स। ये एक ऑब्जेक्टिव रहा गवर्नमेंट का कि हमारे ही नेशन में लोगों को बहुत सारी जॉब
मिलनी चाहिए, तो जॉब क्रिएटर बनाना है हमारी कंट्री को हमें. Now thus the government wants to encourage entrepreneurship and to promote innovation. It aims at creating such an ecosystem which will be conducive for growth of startup in India. ये गवर्नमेंट के एम के लिए बताया गया है कि गवर्नमेंट क्या चाहती है इस स्कीम के ज़रिए. नाउ स्टार्टअप इंडिया इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही लाया है. इट वॉज लॉन्च इन 2016. ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है. 2016 में लॉन्च किया गया था स्टार्टअप इंडिया. इट एम्स एट बिल्डिंग एन इकोसिस्टम विच विल नर्चर स्टार्टअप्स इन द कंट्री. स्टार्टअप्स नर्चर करेगा मतलब स्टार्टअप्स को बढ़ाएगा. अब स्टार्टअप मतलब क्या, नए नए बिजनेसेस जो ओपन हो रहे हैं उसे हम स्टार्टअप बोलेंगे. तो ये जो स्टार्टअप्स हो रहे हैं उनको हेल्प करना, उनको नर्चर करना इस स्कीम के ज़रिए ये गवर्नमेंट ने सोचा. सो दैट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैन बी जनरेटेड. सस्टेनेबल मतलब कंटिन्यूस या जो मेंटेन रहता है वैसा. तो सो दैट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ रहे हमारी कंट्री में एंड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहे लोगों को. Thus the government of India has announced Startup India action plan that focuses following areas. अब ये जो स्कीम बनाया गवर्नमेंट ने, कुछ कंडीशंस रखे, लोन्स के कुछ फैसिलिटीज़ दिए, ठीक है. तो ये स्कीम किन किन एरिया में फोकस करेगी वो हम देखते हैं. 3 एरियाज़ बताए गए हैं. सबसे फर्स्ट इज़ सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग. कुछ चीज़ें सिंपल की गई, जैसे कि जब भी बिज़नेस बनता है या कंपनी बनती है तो स्टार्टिंग में काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है रजिस्ट्रेशन की एंड दूसरी भी बहुत सारी, तो उनको थोड़ा सिंपल कर दिया. हियर द कंप्लायंस प्रोसीजर्स फॉर स्टार्टअप्स विल बी मेड ईजी. देखिए कंप्लायंस प्रोसीजर थी वो ईजी कर दी. सिमिलरली इफ़ नेसेसरी वाइंड अप विल बी अलाउड ऑन फास्ट ट्रैक बेसिस. जैसे स्टार्टअप्स होते हैं, नए नए बिजनेसेस बनते हैं, तो उनके लिए इजी कर दिया कंप्लायंस प्रोसीजर. सेम वैसे ही वाइंडिंग अप मतलब कंपनी बंद कर देना. अगर किसी का बिज़नेस अच्छे से नहीं चल रहा है, उसे बिज़नेस क्लोज करना है, तो वो प्रोसीजर भी बहुत इजी कर दी ऑन फास्ट ट्रैक बेसिस. फटाफट से क्लोजर हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा. सेकेंड इज़ फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स. क्या किया गवर्नमेंट ने, फंडिंग सपोर्ट किया. फंडिंग मतलब पैसे देने में सपोर्ट किया. आगे हमने देखा लो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस थे. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की, प्लस कुछ इंसेंटिव्स भी दिए, कुछ फ़ायदे भी दिए कंपनीज़ को. गवर्नमेंट विल पार्टिसिपेट इन फंडिंग प्रोसेस इनडायरेक्टली एज वेल एज टैक्स एग्जम्पशंस विल बी अलाउड इन कैपिटल गेन, इनकम टैक्स एक्सेट्रा. कैपिटल लाने में तो गवर्नमेंट ने हेल्प किया ही, साथ ही टैक्स एग्जम्पशन दिए. जब भी कंपनी चलेगी, प्रॉफिट करेगी, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स बराबर. कैपिटल गेन टैक्स भी लगेगा. अगर कंपनी ने कुछ एसेट सेल किया उसका, तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है. तो ये टैक्स में भी उनको एग्जाम्पशन मिलने लगा. इस तरीके से गवर्नमेंट ने फंडिंग सपोर्ट दिया एंड इंसेंटिव्स दिए. नेक्स्ट इज इंडस्ट्री एकेडेमिया पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन. अब ये रिलेट करता है जो बिजनेसमैन की ट्रेनिंग रहती है उसके रिलेटेड. अंडर दिस इनिशिएटिव गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग टू इंट्रोड्यूस स्टार्टअप फेस्ट. स्टार्टअप फेस्ट मतलब कुछ ऐसे प्रोग्राम्स. स्टार्टअप मतलब नए बिजनेसेस, हमें पता है जो नए बिजनेसेस हो रहे हैं, चालू होने वाले हैं, उसके रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स किए. टू प्रोवाइड प्री इंक्यूबेशन ट्रेनिंग. प्री इंक्यूबेशन मतलब बिजनेस स्टार्ट होने के पहले की ट्रेनिंग. टू सेटअप इंक्यूबेटर्स विथ हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर. टू लॉन्च इनोवेशन फोकस प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स एंड सो ऑन. टू सेटअप इंक्यूबेटर्स मतलब प्रोड्यूसर्स, जो हम बोलेंगे गुड्स बनाते प्रोड्यूसर्स, उन्हें विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर की मदद से इनोवेशन लाने में हेल्प किया.
जिसके ज़रिए एंटरप्रेन्योर मतलब जो यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं उन्हें स्टूडेंट भी कहा जाता है, सीख रहे हैं इसके लिए, तो उन लोगों को काफ़ी सारी उससे हेल्प मिली। ठीक है, तो ये टोटली था ट्रेनिंग के रिलेटेड कि कैसे ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये 3 एरियाओं पे फोकस किया गया। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टार्टअप्स, अब ये जो स्टार्टअप किए गए नए नए स्टार्टअप होंगे तो उनके लिए ऑब्जेक्टिव क्या, तो फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर स्टार्टअप्स एंड स्टैंड अप इंडिया। अब ये जो स्कीम पढ़ रहे हैं हम, इनिशिएटिव पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट में, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है, फटाफट से देखेंगे। ₹10,000 करोड़ स्टार्टअप फंडिंग पूल, कि गवर्नमेंट इतना फंडिंग पूल मतलब इतना कैपिटल जो बिजनेसेस में लगेगा उसमें इतना हेल्प करेगी, 10,000 करोड़। रिडक्शन इन पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस, पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट हमने डेवलप किया है, ठीक है, तो उसको हम रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है, तो वो पेटेंट हो जाएगा, पेटेंट राइट्स होते हैं, तो वो पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस कम हो गया। अभी मान लो गवर्नमेंट का ही कोई रिसोर्स है, कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ ज़मीन में से कुछ रिसोर्स है निकल रहा है, उसे हम यूज़ करके कुछ प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो हम पेटेंट उसे गवर्नमेंट के हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो फीस है पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस वो कम हो जाएगी। इम्प्रूव्ड बैंक्रप्सी कोड टू इंश्योर 90 डेज एग्जिट विंडो, कोई बिजनेस बंद होना है, बैंक्रप्ट हो गया है, तो 90 डेज में वो फटाफट से क्लोज हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। फ्रीडम फ्रॉम मिस्टिफाइंग इंस्पेक्शन फॉर फर्स्ट 3 ईयर ऑफ ऑपरेशन, बिजनेस चालू होगा उसके पहले 3 साल में मिस्टिफाइंग इंस्पेक्शंस नहीं होंगे, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो इंस्पेक्शंस होते हैं, मिस्टिफाइंग मतलब कुछ चीज़ें जो कंफ्यूजिंग होती है, सीक्रेट होती है, जिसे गवर्नमेंट इंस्पेक्ट करती है, वो नहीं होगी। फ्रीडम फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स फॉर फर्स्ट 3 ईयर ऑफ ऑपरेशन, पहले 3 साल में कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। फ्रीडम फ्रॉम टैक्स फॉर फर्स्ट 3 ईयर ऑफ ऑपरेशन, इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा फर्स्ट 3 ईयर्स। सेल्फ ग्लोरिफिकेशन कॉम्प्लायंस, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट कर रहे हैं उन्हें हम खुद से ही सर्टिफाई कर सकते हैं, सेल्फ सर्टिफिकेशन, किसी के पास सर्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। टू टारगेट 5 लाख स्कूल एंड इन्वॉल्व 10 लाख चिल्ड्रन इन इनोवेशन रिलेटेड प्रोग्राम्स, इतने लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए कवर करना। एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप विद इन द कंट्री, कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाना। प्रमोट इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड एज अ स्टार्टअप हब, इंडिया को आगे लाना। एंड उसके बाद बिल्ड स्टार्टअप ओसिस एज राजस्थान इंक्यूबेशन सेंटर, ठीक है। अब क्या करना, ओसिस मतलब हब, राजस्थान इंक्यूबेशन सेंटर जैसे बना है वैसे ही हब क्रिएट करना। तो ये कुछ एम हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स हमने देख लिए स्टार्टअप इंडिया स्कीम के। चलिए, तो हमने अच्छे से देख लिया व्हाट इज़ स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट की क्या क्या कंडीशंस थी जो सेटिस्फाई होती है, तो गवर्नमेंट क्या क्या फ़ायदे देती है, कौन कौन से एरिया पे इस स्कीम के अंडर फोकस किया गया एंड क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ, नेक्स्ट इनिशिएटिव की तरफ, स्टैंड अप इंडिया। चलिए, अब स्टैंड अप इंडिया देखते हैं। अब ये स्टैंड अप इंडिया में क्या है, यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी जाके गवर्नमेंट हेल्प करती है, कुछ फंडिंग प्रोवाइड करती है, पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे देती है, ठीक है, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए है, ठीक है। तो वो कौन से लोग हैं, क्या कंडीशन है, क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा, वो चीज़ें हम पढ़ते हैं। चलिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज़ टू फैसिलिटेट बैंक लोन बिटवीन ₹10 lakh and 1 crore to at least one scheduled caste or scheduled tribe borrower and at least one woman borrower per bank branch for setting up a green field enterprise। देखिए, बहुत बड़े सेंटेंस में उन्होंने कंडीशन बता दिया। इस स्कीम के अंडर इससे बेनिफिट मिलेगा, शेड्यूल कास्ट का पर्सन होना चाहिए,
या फिर शेड्यूल ट्राइब का होना चाहिए, मतलब जो लोअर बैकवर्ड कास्ट के रहते हैं वो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एंड एटलीस्ट विमेन बोरोवर। अब हमारी कंट्री में लेडीज़ लोगों को भी बिज़नेस करने की इच्छा होती है, उनको भी आगे आना है, ठीक है, तो उनको भी हेल्प तो मिलनी चाहिए, तो उन लोगों को भी यहाँ पे हेल्प मिल सकती है, ठीक है। एंड दूसरा क्या उन लोगों ने बोला, ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज, मतलब नया बिजनेस स्टार्ट हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुराना किसी का चल रहा है और उसे हमने खरीदा है, वैसे नहीं, नया बिजनेस स्टार्ट हुआ होना चाहिए। एंड बैंक लोन कितना मिलेगा, बिटवीन 10 lakhs to 1 crore, इतना इनके इसके बीच का कोई भी अमाउंट का लोन हमें मिलेगा। नाउ दिस एंटरप्राइज मे बी इन मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग सेक्टर। बिजनेस कोई भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है, आप खुद गुड्स बना रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, सेल कर रहे हो, या तो फिर सर्विसेज भी हो सकती है, या फिर ट्रेडिंग, कहीं से हमने गुड्स खरीदा, उसमें प्रॉफिट लगा के हमने कहीं पे सेल किया, ट्रेडिंग बिजनेस भी चलेगा। नाउ इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज, एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग एंड कंट्रोलिंग स्टेक शुड बी हेल्ड बाय आइदर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन एंटरप्रेन्योर। देखिए, जब हम इंडिविजुअल की, अकेला इंडिविजुअल का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो क्लियर है कि भाई वो पर्सन शेड्यूल कास्ट का या शेड्यूल ट्राइब का होना चाहिए या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर होनी चाहिए। लेकिन अगर नॉन इंडिविजुअल बिजनेस, ले मान लो पार्टनरशिप है या तो फिर कोई कंपनी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, अब उन केसेस में हम बात करेंगे तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कंडीशन, तो एटलीस्ट 51% किसने होल्ड किया होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या तो फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर का होना चाहिए, तो ही लोन आपको मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी एलिजिबिलिटी बताई है जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। सबसे फर्स्ट है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और विमेन एंटरप्रेन्योर अबव 18 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, ठीक है, एज क्राइटेरिया भी बताया है। सेकेंड इज लोन अंडर द स्कीम आर अवेलेबल फॉर ओनली ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। अब ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट सिग्निफाइज द फर्स्ट टाइम वेंचर ऑफ द बेनिफिशियरी इन द मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस और ट्रेडिंग सेक्टर। ये जो पर्सन्स हैं 18 ईयर्स के अबव होनी चाहिए, एंड उन्होंने जो बिज़नेस स्टार्ट किया है वो किसी से ख़रीदा हुआ नहीं होना चाहिए, नया बिज़नेस स्टार्ट हुआ होना चाहिए। एंड दूसरा, उसका फर्स्ट टाइम बिज़नेस होना चाहिए, पहले भी मैंने बिज़नेस किए हैं तो नहीं चलेगा, मेरा फर्स्ट टाइम वेंचर होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज़ इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज, ये भी हमने पढ़ा। नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज मान लो पार्टनरशिप है या कंपनी है, तो 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग एंड कंट्रोलिंग स्टेक शुड बी हेल्ड बाय आइदर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन एंटरप्रेन्योर। इन लोगों ने हेल्ड किया होना चाहिए 51% शेयर को, ठीक है। चलिए, तो ये हमने 3 एलिजिबिलिटी देख ली, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही इस स्कीम के अंडर बेनिफिट हमें मिलेंगे। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ लोन। अब लोन कैसी रहेगी, कॉम्पोजिट लोन। कॉम्पोजिट मतलब मिक्स रहेगी, कैसी, इंक्लूसिव ऑफ टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल। टर्म लोन क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको लोन चाहिए, उसे हम टर्म लोन बोलेंगे। एंड वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो डे टू डे के एक्सपेंसेस को हमें पूरे करने के लिए चाहिए, उसे हम वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। डे टू डे मतलब रॉ मटेरियल लाने के लिए लोन चाहिए, सैलरी पे करने के लिए लोन चाहिए, तो वो वर्किंग कैपिटल हो जाता है। तो बोथ टर्म लोन भी मिलेगी, वर्किंग कैपिटल भी मिलेगी। अमाउंट का क्राइटेरिया क्या रहेगा, बिटवीन 10 lakhs एंड अप टू 1 crore, कम से कम 10 लाख एंड ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ की लोन मिल सकती है। ये हो गया नेचर ऑफ लोन। नाउ नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ लोन। फॉर सेटिंग अप अ न्यू एंटरप्राइज इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर बाय शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और विमेन एंटरप्रेन्योर, ये उसका पर्पस है लोन देने का गवर्नमेंट का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। साइज ऑफ लोन क्या रहेगा। अब ये जो हमने देखा कि कॉम्पोजिट लोन मिलने वाला है, हमें टर्म लोन भी मिलेगा प्लस वर्किंग कैपिटल,
तो ये कंपोजिट लोन ऑफ 75% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्लूसिव ऑफ टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल. However, it will not be applicable if borrower's contribution along with convergence support from any other scheme exceeds 25% of the project cost. कितना लोन मिलेगा? आपका जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है, आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जितने भी पैसे चाहिए उसका 75% आपको लोन मिलेगा. और दूसरा कंडीशन क्या है, कब नहीं मिलेगा? अगर आपका खुद का कंट्रीब्यूशन एनी अदर सोर्सेज से, मतलब सेम तरह के दूसरी कोई स्कीम से आप पैसे ले रहे हो, अगर वो कंट्रीब्यूशन 25% 25% ऑफ द प्रोजेक्ट से बढ़ गया तो गवर्नमेंट ये लोन आपको नहीं देगी. ठीक है, तो आपका कंट्रीब्यूशन उससे कम होना चाहिए. तो गवर्नमेंट आपको 75% तक कंपोजिट लोन प्रोवाइड करती है. ना नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट के बारे में बताया है. इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा यहाँ पे लोन का? तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी लोवेस्ट एप्लीकेबल रेट ऑफ बैंक फॉर दैट कैटेगरी, रेटिंग कैटेगरी. लोवेस्ट रेट मतलब जिस भी फील्ड में आप हो, एग्रीकल्चर के फील्ड के लिए आप ले रहे हो लोन, तो फिर या फिर मैन्युफैक्चरिंग है आपका, कुछ सर्विस सेक्टर है आपके, तो उस पर्टिकुलर जो फील्ड के अंदर के जो भी रेट्स है उसका लोवेस्ट रेट रहेगा. नॉट टू एक्सीड, अब वो रेट किससे एक्सीड नहीं करेगा? बेस रेट MCLR प्लस 3% प्लस टेन्योर प्रीमियम. अब ये बेस रेट MCLR का फुल फॉर्म क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट. ठीक है, ये उसका फुल फॉर्म हो जाएगा. तो ये रेट प्लस 3% प्लस टेन्योर प्रीमियम. अब ये टेन्योर प्रीमियम किसके बेस पर डिसाइड होगा? कितने इयर्स के लिए आप लोन ले रहे हो, तो वो टेन्योर प्रीमियम रहेगा. तो ये तीन चीज़ मिलके जो रेट बनेगा उससे ये वाला रेट एक्सीड नहीं होगा. अब लोन लिया है तो गवर्नमेंट ऐसे तो लोन दे नहीं देगी. कोई भी बैंक भी हो, आप लोन लेने जाते हो तो आपको उसके अगेंस्ट कुछ सिक्योरिटी देना पड़ेगा, तब जाके ही लोन मिलेगा. ना तो सिक्योरिटी की बात करते हैं तो बिसाइड्स प्राइमरी सिक्योरिटी द लोन में बी सिक्योर्ड बाय कोलैटरल सिक्योरिटी और गारंटी ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर स्टैंड अप इंडिया लोन्स एज डिसाइडेड बाय द बैंक. प्राइमरी सिक्योरिटी मतलब हमारे पास जो भी है, मान लो मेरे पास घर है तो मैंने सिक्योरिटी के तौर पे दे दिया, तो प्राइमरी सिक्योरिटी बोलेंगे. अब बिसाइड्स प्राइमरी सिक्योरिटी द लोन में बी सिक्योर्ड बाय कोलैटरल सिक्योरिटी, साथ में दूसरा सिक्योरिटी भी देना पड़ेगा या तो फिर गारंटी देना पड़ेगा ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर स्टैंड अप इंडिया लोन्स एज डिसाइडेड बाय द बैंक. यहाँ से भी हमें गारंटी ला के देना पड़ेगा. ठीक है, तो ये चीज़ रहेगी एज अ सिक्योरिटी हम देंगे अगेंस्ट लोन. नाउ रीपेमेंट, अभी लोन लिया है तो रीपेमेंट की कंडीशंस रहेगी कि कितने टाइम में हम रीपेमेंट करेंगे. लोन इज रीपेएबल इन 7 years विथ अ मैक्सिमम मोरेटोरियम पीरियड ऑफ 18 months. 7 साल में आपको लोन भर देना है, रीपे कर देना है. लेकिन अगर आप नहीं भर पाते हो तो आपको एक्सटेंशन मिलेगा. कितना मिलेगा? 18 months मैक्सिमम, उससे ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं होगा. 7 साल के ऊपर 18 months का एक्सटेंशन नहीं मिल सकता है अगर आप 7 साल में नहीं भर पाए तो. ये रीपेमेंट की बात हो गई. अब वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं. फॉर विड्रॉवल ऑफ वर्किंग कैपिटल अप टू 10 lakhs द सेम मे बी सैंक्शन बाय वे ऑफ ओवरड्राफ्ट. अब वर्किंग कैपिटल हमने देखा था कि हमें लोन, टर्म लोन भी मिलेगा प्लस वर्किंग कैपिटल भी होगा. तो विड्रॉवल ऑफ वर्किंग कैपिटल अप टू 10 lakhs वो लोग कैसे देंगे? हमें ओवरड्राफ्ट के ज़रिए देंगे. रुपे डेबिट कार्ड टू बी इश्यूड फॉर कन्वीनियंस ऑफ बोरोवर. रुपे डेबिट कार्ड दिया जाएगा ताकि उससे आसानी से वो पैसे विड्रॉ कर सके कार्ड यूज़ करके. ना वर्किंग कैपिटल लिमिट अबव 10 lakh टू बी सैंक्शन बाय कैश क्रेडिट लिमिट. अब ये क्या होता है? 10 लाख तक ओवरड्राफ्ट के ज़रिए पैसे दिए जाएंगे. मतलब आपका जो अकाउंट है
बिजनेस का करंट अकाउंट रहता है, करंट अकाउंट में ही ओवरड्राफ्ट क्रिएट किया जाएगा, आप वहीं से लोन लेते जा रहे हो। अब 10 लाख से अमाउंट ज़्यादा बढ़ गया तो अलग से अकाउंट क्रिएट होगा कैश क्रेडिट लिमिट का, वहाँ से आप विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये वर्किंग कैपिटल की बात हो गई। जो लॉन्ग टर्म लोन मिलने वाला था, टर्म लोन, वो नहीं, वर्किंग कैपिटल का उन्होंने बता दिया। मार्जिन मनी, द स्कीम envisages 25% margin money which can be provided in convergence with eligible central state schemes। अब जो 25% की बात की है वो मार्जिन मनी रखा जाएगा जो दिया जाएगा अदर सेंट्रल या स्टेट स्कीम के ज़रिए प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमने स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में पढ़ लिया, क्या क्या कंडीशंस थी, कितना लोन मिलेगा। ठीक है, उसमें भी वर्किंग कैपिटल का क्या कंडीशंस थी, रीपेमेंट का कितना करना, कब करना है, क्या कितने टाइम में करना है, इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, वो भी हमने देख लिया। मार्जिन मनी के बारे में भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो ये पूरा ही हमने डिटेल में देखा। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ एग्रो टूरिज्म के बारे में। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है एग्रो टूरिज्म। एग्रीकल्चर तो हमें पता है मोस्टली रूरल एरियाज़ में होता है एग्रीकल्चर। अब गवर्नमेंट ने क्या सोचा, इसके साथ टूरिज़्म को भी मिला दिया। अब क्या होता है, सिटीज़ में लोग रहते हैं, ठीक है, अब वो हॉलीडेज़ पे जाते हैं तो वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो नेचुरल जगह पे घूमें, ठीक है, एंजॉय करें। तो अब इस टूरिज़्म को एग्रीकल्चर के साथ कंबाइन किया गया, मतलब वहाँ पे एग्रीकल्चर के वहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होगी जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, इससे क्या होता है, फार्मर का भी फ़ायदा होता है, उससे भी काफ़ी सारी इनकम मिलती है, इनकम जनरेट होती है, एंड टूरिज़्म भी हमारी कंट्री में डेवलप होता है, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें एक साथ होती है। अब यहाँ पे उसे एग्रो टूरिज़्म या रूरल टूरिज़्म कहा गया है। तो हम आगे देखेंगे कि उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशंस क्या है, एंड वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। नाउ इन एन इंक्रीजिंगली मैकेनाइज्ड वर्ल्ड many people have lost touch with how their food is produced or the region where it is originated। देखिए, आजकल के जो लोग रहते हैं या जो बच्चे रहते हैं, ज़्यादातर वो गांव में जाते नहीं हैं। ठीक है, तो उनको पता नहीं रहता है कि कैसे हमारा ये जो फूड हम खा रहे हैं कैसे बनता है, कहाँ पे बनता है, कौन सी जगह पे, उन्हें नहीं पता है। तो एग्रो टूरिज्म ऑफर्स टूरिस्ट a chance to reconnect with the land and provides a hands-on experience with local food. Now, agro-tourism activities include picking up fruits, tending bees, milking cows and other educational pursuits। देखिए, ये सारे ही एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती है ताकि लोग वहाँ पे घूमने जाए एंड उसे एक्सपीरियंस कर सके। Now, agro-tourism focuses on travel that is empowering to local communities both socially and economically। देखिए, एग्रो टूरिज़्म से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका होने वाला है, रूरल एरिया में जो लोग सिचुएटेड हैं उनका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा होने वाला है। सोशली भी होगा एंड इकोनॉमिकली भी होगा। इकोनॉमिकली सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि उनके इनकम वहाँ पे बढ़ने वाली है। Now, recognizing the need to diversify their farm products and supplement their agricultural incomes, many farmers consider agrotourism as a one income option for the long-term sustainability of their farm। देखिए, अब कैसा होता है, फार्मर के लिए उनकी फार्मिंग इनकम ही मेन रहती है। अगर वही अच्छे से नहीं हुआ तो उनके पास और कोई इनकम होती नहीं है। तो ये एग्रो टूरिज़म क्या करता है, उनको सपोर्टिव इनकम देता है कि अगर आपके फार्मिंग की इनकम अच्छी नहीं हो पाई तो ये आपको सपोर्ट करेगा, ये इनकम आपको सप्लीमेंट करेगी। ठीक है, इसके लिए फार्मर्स इसे प्रेफर करते हैं।
Now, agro-tourism can support agricultural economy when local producers can no longer compete economically. देखिए फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये, लोकल प्रोड्यूसर्स जो रहते हैं वहाँ पे, जो बेचारे उनका फार्मिंग नहीं अच्छे से चल रहा है और सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एग्रो टूरिज़्म के ज़रिए अदर इनकम क्रिएट कर सकते हैं. तो द स्मॉल लैंड होल्डर्स आर मोस्ट प्रेशियस पार्ट ऑफ द स्टेट. ये हमें एक डेफिनेशन के ज़रिए बताया गया है. स्मॉल लैंड होल्डर्स जो स्मॉल फार्मिंग करते हैं वो बहुत ज़रूरी है अपने स्टेट के लिए, ऐसा बताया है थॉमस जेफरसन ने. चलिए आगे बढ़ते हैं. डेफिनेशंस एग्रो टूरिज़्म का. एग्रो टूरिज़्म इज़ द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट्स टू रूरल एरियाज फॉर लेजर ट्रैवल एंड स्पेंडिंग. सिंपल टर्म्स में बताया है एग्रो टूरिज़्म क्या है. एक ऐसा आइडिया है ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट्स जो सिटीज़ में रहते हैं वैसे लोगों को लाना कहाँ पे, रूरल एरिया में, फॉर लेजर ट्रैवल. लेजर ट्रैवल वो अपनी खुशी के लिए, एंजॉयमेंट के लिए आते हैं, एंड स्पेंडिंग, एंड यहाँ पे आके पैसे स्पेंड करते हैं. ये हो गया फर्स्ट. नाउ सेकंड इज एग्रो टूरिज़्म इज़ अ कमर्शियल एंटरप्राइज. कमर्शियल हो जाएगा, पैसे अर्न करने के लिए हम करते हैं. एग्रो टूरिज़्म इज़ अ कमर्शियल एंटरप्राइज एट वर्किंग फार्म, रांच और एग्रीकल्चरल प्लांट, या तो फिर रांच मतलब लार्ज फार्म हम बोलेंगे, बड़े बड़े एरियाज़ में जो फार्मिंग होता है, एंड एग्रीकल्चरल प्लांट कंडक्टेड फॉर द एन्जॉयमेंट ऑफ विजिटर्स दैट जनरेट्स सप्लीमेंट इनकम फॉर द ओनर. क्या होता है यहाँ पे एग्रो टूरिज़्म में फार्मर्स के लिए सप्लीमेंट इनकम क्रिएट हो जाती है, ठीक है, इसलिए इसे कमर्शियल एंटरप्राइज कहा गया है. नाउ एग्रो टूरिज़्म इन महाराष्ट्र, अपने महाराष्ट्र स्टेट की बात की गई है. द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज़ द पायनियर स्टेट टू डेवलप एंड प्रमोट एग्रो टूरिज़्म इन द कंट्री. एग्रो टूरिज़्म, agritourism or agrotourism as it is defined most broadly involves any agriculturally based operation or activity that brings visitors to a farm. Agritourism is a form of niche tourism that is considered growth industries in many parts of the world including India, Australia, Canada, the United States and Philippines. ये सारी जगहों पे भी एग्री टूरिज़्म डेवलप हो रहा है और हमारा महाराष्ट्र तो पायनियर मतलब स्टार्टिंग बोलते हैं ना, जिसने स्टार्ट किया था, बेस स्टेट हो जाएगा इसका एग्रो टूरिज़्म का. ठीक है, चलिए तो ये हमने देख लिया एग्रो टूरिज़्म इन महाराष्ट्र. नाउ बिसाइड्स ग्रोइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स there are many other important aspects to managing a farm business. Business planning, finding land, managing employees, record keeping, adhering to regulations, ensuring crops and preparing for a rainy day, retirement all fall under the heading of farm management. देखिए ये सारी चीज़ें फार्म मैनेजमेंट में आती है. एग्रीकल्चरल करना, गुड्स प्रोड्यूस करना, फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करना, सेल करना, ये एक अलग बात है. बाकी ये सारी ही एक्टिविटी आती है अंडर फार्म मैनेजमेंट. प्लानिंग करना, कौन सी जगह पे हम करेंगे, कौन सी चीज़ें हम उगाएंगे वहाँ पे. फाइंडिंग लैंड, मैनेजिंग एम्प्लॉयज़, वहाँ पे जो लोग काम करेंगे उनको मैनेज करना. रिकॉर्ड रखना, अधेरिंग टू रेगुलेशंस, रूल्स बराबर फॉलो हो रहे कि नहीं देखना. क्रॉप्स को इंश्योर करना एंड प्रिपेयरिंग फॉर अ रेनी डे. एंड रिटायरमेंट, जो लोग काम कर रहे हैं वो रिटायर भी होंगे, उन्हें भी देखना. ये सारी चीज़ें आएगी फार्म मैनेजमेंट के अंडर. अब हम एक्टिविटीज़ देखने वाले हैं कि ये जो एग्रो टूरिज़्म हम बोलते हैं जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, तो ये एग्रो टूरिज़्म में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, लोग क्या क्या एक्टिविटी करेंगे वहाँ पे जाके. तो सबसे फर्स्ट आता है आउटडोर रिक्रिएशन. इसके अंडर आएगा ट्रैकिंग, फिशिंग, हंटिंग, वाइल्ड लाइफ स्टडी, हॉर्स बैक राइडिंग एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें करने मिलेगी टूरिस्ट को. एजुकेशनल एक्सपीरियंस मिलेगा जहाँ पे फार्मिंग एक्सपीरियंसेस होंगे लाइक राइस प्लांटेशन,
कुकिंग एक्सपीरियंसेस ऑन चूल्हा, ये सारी चीज़ें होगी। यहाँ पे उन लोगों ने कैटेगरी वाइज हमें डिवाइड करके दिया है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ तो है, कैटेगरी वाइज उन्होंने डिवाइड किया है। तो ये हमने देखा एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस में। नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में क्या आएगा, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स लाइक हुडा पार्टी इन महाराष्ट्र। देखिए ये हुडा पार्टी स्पेसिफिक महाराष्ट्र में होती है ना। हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, इसमें क्या आएगा, फार्म स्टेज रहेंगे, गाइडेड टूर्स होंगे, आउटफिटर सर्विस रहेगी, ये सारी चीज़ें होगी हॉस्पिटैलिटी में। नाउ ऑन फार्म डायरेक्ट सेल्स, डायरेक्टली फार्म के अंदर कौन सा रहेगा, यू पिक ऑपरेशंस और रोड साइड स्टैंड्स रहेंगे। अब उसके बाद है हैप्पी कस्टमर्स विल डेफिनेटली रिटर्न, दे विल ऑल्सो टेल देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली अबाउट फार्म। ठीक है, क्या होगा, कुछ लोग आए वो खुश हो गए तो वो उनके रेफरेंस में और लोगों को भी बताएंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। फार्मर्स कैन ऐड वैल्यू टू योर गेस्ट एक्सपीरियंसेस बाय ऑफरिंग देम रिफ्रेशमेंट्स। दे कैन सेलेक्ट प्रोडक्ट दैट कॉम्प्लीमेंट what they produce on farm, such as milk or butter samples, fresh foods, fresh fruit juices etc. ये चीज़ें वो फार्मर्स क्या करेंगे, उनका जो प्रोडक्शन है उसके हिसाब से जो चीज़ें उनके पास अवेलेबल होती है वो टूरिस्ट को प्रोवाइड करेंगे। नाउ विद टाइम एंड क्रिएटिविटी फार्मर्स कैन एक्सपांड देयर रिक्रिएशन एंटरप्राइज थ्रू फन एंटरटेनिंग एक्टिविटीज सच एज कॉन्टेस्ट, adult and children's classes, games etc. Children's love straw mazes, pumpkin painting, देखिए सारी चीज़ें वहाँ पे हो सकती है। स्कैरक्रो मेकिंग, एडल्ट्स में एंजॉय हिस्टोरिक डिस्प्लेस और क्लासेस ऑन पेंटिंग। बहुत सारी एक्टिविटीज़ के बारे में यहाँ पे उन लोगों ने बताया है हमें कि क्या क्या एक्टिविटी टूरिस्ट वहाँ पे जाके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी हम अच्छे से याद रख सकते हैं इजीली और हम लिख भी सकते हैं। ठीक है, ये कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो ये हमने पढ़ लिया एग्रो टूरिज़्म के बारे में, जो सेकेंडरी इनकम प्रोवाइड करता है फार्मर्स को, सपोर्टिव इनकम उन्हें देता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है इंट्राप्रेन्योर, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके साथ हम ऑब्जेक्टिव्स भी वहाँ पे ही ख़त्म कर लेंगे। तो आज हम लेक्चर यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।